प्यारे विद्यार्थियों, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय बड़ौदा जिला जांजगीर चांपा में समाज शास्त्र के विषय में मैं आपको सर्वप्रथम आज मैं पहली कड़ी के रूप में सामाजिकरण के विषय में पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा आपको। देखिए, मनुष्य जब शैशवावस्था में रहता है या बाल्यावस्था में रहता है तब उसको इस संदर्भ में कोई खास ज्ञान नहीं रहता है कि उसे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या समझ है, कैसे चलना है। हमारे आसपास के परिवेश, चाहे वो उस शैशवावस्था की उसके साथ उसकी माता हो या उसके पिता हो, दादी हो, नानी हो, चाची हो, वो सब उसको बोलना, पढ़ना, समझना प्रारंभिक स्तर में उसको सिखाते हैं। यहीं से सही मानों में देखा जाए तो सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं ना कि स्कूल जो है प्रारंभिक रूप से तो परिवार में ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाता है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे भाई है, दादा बोलो, पापा बोलो। तो इस ढंग से बोलचाल से उठने, नमस्ते करो, प्रणाम करो, गुड मॉर्निंग बोलो, ये सब सिखाया जाता है परिवार से। तो यहाँ से सामाजिकरण जो है एक बालक की चालू हो जाती है। कल्पना करो कि अगर सामाजिकरण किसी बच्चे की ना हो तो फिर वो तो असामाजिक हो गया। जैसे कि आप लोग बचपन में कहानी पढ़े होंगे मुगली की, जिसको आज तक बोलना नहीं आया, जब वो युवावस्था पहुंच गया तब तक वो बोलना सीखा नहीं, क्योंकि उसने कभी भी जंगल के परिवेश में पला बड़ा। लेकिन मनुष्य समाज में जब बालक रहता है तो उसको बोलना सीखी जाता है, क्योंकि उसको बोलना सिखाया जाता है उसके परिवार के लोग, चलना सिखा दिया जाता है, समझना बता दिया जाता है। तो इस ढंग से सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है बच्चों की आरंभ हो जाती है। यहाँ पर टॉपिक में हमें दिखा रहा है कि सबसे पहले इसकी विशेषता क्या क्या सामाजिकरण की, क्या आखिर ये इसका क्वालिटीज क्या है। सामाजिकरण देखा जाए तो एक प्रकार की सीख की एक प्रक्रिया है। इसकी विशेषता क्या होती है कि एक सीख की एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण के द्वारा हमको कुछ सिखाया जाता है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि समाज में रह करके हमारे आसपास के परिवार के जो हमारे माता पिता, भाई बंधु हैं, वो हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं। परिवार से जब हम बालक जब ऊपर उठ के थोड़ा मैदान में खेलने जाता है या मित्रों के पास जाता है खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने जाता है या गांव में गिल्ली डंडा खेलता है या फुटबॉल खेलने जाता है, तो वहां पर भी उसके मित्र उसको सिखाते हैं, नहीं तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तुम आउट हो गए हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुमको हम कल से नहीं खिलाएंगे। तो वहां पर भी सीखता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक प्रकार की सीख की प्रक्रिया होती है। और साथ में इसकी विशेषता अनुकरण भी होता है। हमको जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ हमको सिखाया ही जाए, कुछ अनुकरण के द्वारा भी हम सीखते हैं। बाय मिस्टेक हमने अगर अपने बच्चे को, जब हमारे परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, हम प्रणाम करते हैं, आइए माता जी, पिताजी, दादाजी, आइए प्रणाम करते हैं। बच्चा देखता है कि जब माता पिता अपने से बड़े को प्रणाम कर रहे हैं तो अनुकरण के माध्यम से बच्चा भी प्रणाम करना सीख जाता है। हम नमस्ते करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो बच्चा भी देखते हैं कि अनुकरण के माध्यम से वो भी जय जय करने लगता है या घंटे बजाने लगता है। तो सामाजिकरण में क्या होता है, एक अनुकरण भी एक विशेषता के रूप में सामने आती है। और सामाजिकरण की विशेषताओं में एक बात और जुड़ी हो जाती है, वो है निरंतरता। हम यहां सिर्फ ये कह दें कि सामाजिकरण के द्वारा या सामाजिकरण में केवल शैशवावस्था में ही होता है तो वो गलत होगा, बल्कि सामाजिकरण जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम वृद्धावस्था तक पहुंचते तक भी हम कुछ न कुछ सीखते ही जाते हैं। तो ये कोई शुरुआत में कोई हम सीख लिया और अंत में खत्म हमने सीख लिया, नहीं। हम ये साल से जो है ये निरंतर प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इसकी एक और विशेषता महत्वपूर्ण होती है कि इसमें स्वयं के आत्मा का विकास होता है। आत्मा का तात्पर्य होता है हमारी पर्सनालिटी। मैं यहाँ पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं हम अगर सामाजिकरण, अब पॉजिटिव वे में हम सामाजिकरण हो रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे बंधु, हमारे गुरुजन ने हमें अगर अच्छा बिल्डअप किया है,
तो हमारे आत्मा का विकास भी अच्छा ही होगा। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है सामाजिककरण की। और सामाजिककरण से एक और बेनिफिट या विशेषता इसकी ये है कि ये समाज के अनुरूप हमको बनाने में मदद करती है। सामाजिककरण में आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र, आपके बंधु कभी भी आपको असामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। आपको हमेशा जो है समाज के अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। अगर मान लीजिए कोई बालक या युवा अवस्था में बिगड़ जाता है, जाहिर है आसपास का कोई उसका वातावरण है जो उसको अनुकूल नहीं बना रहा है, तभी वो ड्रग्स लेने लग जाता है, तभी वो अपराध जगत में चले जाता है। लेकिन कुल मिलाकर हम यहाँ सामाजिककरण की पॉजिटिव पक्ष की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पक्ष में इसकी विशेषता ये है कि सामाजिककरण जो है मनुष्य को जो है अनुकूल बनाता है। किसके अनुकूल बनाता है? समाज के अनुकूल बनाता है। तो इस प्रकार से सामाजिककरण की विशेषता को हमने इसको देखा है। अब उसकी प्रक्रिया पर हम अध्ययन देखते हैं कि प्रक्रिया व स्तर क्या है, किस स्तर में सामाजिककरण होते हैं। मौखिक होता है। मौखिक में हम रूप में हम जैसे मैंने शुरू में बताया कि बेटा ये दादा है, ये मम्मी है, पापा है, नमस्ते करो, इसको गुड मॉर्निंग बोलो, प्रणाम करो, हाय बोलो, हेलो बोलो। ये मौखिक प्रक्रिया से गुजरना सामाजिककरण की पहली स्तर होती है। क्योंकि सब मौखिककरण ही होती, लिखित तो होगा नहीं। एक ऐसा अवस्था बच्चों को क्या लिखित पढ़ाओगे, मौखिक ही तो बताएंगे आप उनको। फिर उसके बाद जब मौखिक होने के बाद जब वो थोड़ा बच्चा समझने लग जाता है, सरसावस्था में आने लग जाता है, तब उसको जो है उसको बताया जाता है कि बेटा ये गंदा नहीं करो, तो गंदा नहीं करता। बेटा थूको मत, यहाँ यूरिन मत पास करो, चप्पल पहन के घर के अंदर मत आओ, गंदे कपड़े जो है धो दो, या सुबह व्रत करा करो। इस ढंग से उसको शैशवावस्था में उसको जो उस प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। आज हमें इस उम्र में नहीं गुजरना पड़ता, जब शैशवावस्था में जब बच्चा रहता है तब उसको इन सब बातों में गुजरना पड़ता है। तब वो सामाजिककरण की प्रक्रिया के रूप में वो आता है और समझता है कि मुझे ब्रश करना है, मुझे नहाना है, अब मुझे पूजा करना है, अब मुझे होमवर्क करना है। इस शैशवावस्था में आती है। इस प्रक्रिया के बाद किशोरावस्था जो आती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि युवावस्था से पहले, किशोरावस्था में जब वो घर से बाहर स्कूल एज में पहुंचता है, 10th क्लास 12th क्लास के आसपास पहुंचता है, 9th क्लास में पहुंचता है, तब उसको कई प्रकार के आसपास की घटनाक्रम को नए ढंग से देखता है और उसको समझने का प्रयास करता है, कैच करता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें नो डाउट उसमें उसके पॉजिटिव सोच के साथ काम करने वाले विद्यार्थी, उसके मित्र, उनके माता पिता, उनके गुरुजन उसकी मदद करते हैं। वहां भी वो कुछ सीखता है, खेल में सीखता है, कल्चरल एक्टिविटीज में सीखता है, मोबाइल के माध्यम से सीखता है। ये सब सीखता है, वो क्या कब सीखता है? किशोरावस्था में सीखता है। फिर वैक्स जब होता है, जब एडल्ट होता है, तब भी उसमें सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अवस्था में जब वोट डालने के लायक हो जाता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, पूजा अवसर में भाग लेता है, विवाह अवसर में भाग लेता है, अन्य एक्टिविटीज में भाग लेता है, तो वहां भी उसको सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। और मैंने कहा ना कि सामाजिककरण का कोई अंत तक सीखता है, तो वृद्धावस्था भी अंतिम पड़ाव होता है कि वृद्धावस्था में भी उसको सीखना पड़ता है। क्योंकि वृद्धावस्था में उसकी कई जवाबदारियां होती हैं, विवाह हो, पौधे करने की जिम्मेदारी होती है, तो वहां पर भी कुछ अनुकरण करना पड़ता है, तो वृद्धावस्था में भी उसको सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार सामाजिककरण की हमने अभी प्रक्रिया पढ़ी, मौखिक अवस्था पढ़ी, हमने उनकी शैशवावस्था पढ़ी, फिर हमने उनकी जो है किशोरावस्था पढ़ी, फिर युवावस्था पढ़ी, फिर हमने बताया कि वृद्धावस्था में भी हम जो है सामाजिककरण को पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सामाजिककरण के प्रमुख अभिकरण से तात्पर्य संस्थाएं। आखिर भाई सामाजिककरण कोई बच्चा करता है, सीखता है, तो किस किस स्टेज में? कोई टेलीविजन के माध्यम से सीखता है क्या मोबाइल से सीखता है क्या वो उसको स्वप्न आते हैं क्या अभिकरण है, क्या संस्थाएं हैं? तो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ अभिकरण है, कुछ यंत्र है। वो क्या है? सबसे पहले परिवार, जिसके बारे में मैंने बता दी कि परिवार एक पहली उसके अभिकरण है या संस्था है, जिसमें वहां बैठ करके या सो करके, लेट करके, बात करके सीखता है। दूसरा है क्रीड़ा समूह। परिवार से निकलने के बाद जब वो चलने फिरने दौड़ने लगता है तो दोस्तों के पास आता है, दोस्तों के पास जाता है, तो दोस्तों के पास जाने के बाद वो
वहां पर भी कुछ अच्छे बुरे चीज सीखता है, वहां पर भी समाजीकरण सीखता है। फिर स्कूल जाता है, वो स्कूल में भी जाता है तो स्कूल में भी वो सीखता है, गुरुजी सिखाते हैं, उसके मैडम सिखाती हैं, उनके मित्र सिखाते हैं, सहपाठी लोग सिखाते हैं उसको, तो वहां पर भी उसका जो सीखने की प्रक्रिया वहां पर भी उसको होती है। उसके सिखाने की प्रक्रिया में विवाह जब होता है तो उसमें भी आदमी सीखता है। विवाह के बाद उसकी देखना जीवन काल बदल जाता है, उसकी शादी हो गई है, बच्चे की जिम्मेदारी आ गई है, उसको ट्यूनिंग बनाना पड़ता है। पत्नी अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता अपने पत्नी बच्चों के साथ, अन्य परिवार के साथ, अपने नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ ट्यूनिंग बनाने की प्रक्रिया सीखनी पड़ती है। इस ढंग से जब वो विवाह के सम होता है तब भी उसको जो है उसको विवाह के समय भी उसको सीखना पड़ता है कि कैसे मुझे कार्य करना है। तो ये भी एक अभिकरण है। जब वो व्यापार व्यवसाय करता है या नौकरी करता है तो वहां पर भी उसको सीखने को मिलता है कि मुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने सबऑर्डिनेट के साथ काम करना है, कि अपने बॉस को कैसे रिस्पेक्ट करना है, अपने जूनियर के साथ कैसे बात करना है, कैसे मुझे रिजल्ट लाना है, वहां पर भी उसको सीखना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो आर्थिक संरचना है, जो नौकरी कर जहां कर रहा है या जो व्यापार कर रहा है वो घाटे में जाएगा। इसलिए वहां पर भी उसको सीखना पड़ता है। तो साथ ही साथ एक और संस्थाएं जुड़ जाती है, वो है सांस्कृतिक संस्थाएं। वो जाहिर है अपने परिवार के साथ जुड़ते जुड़ते कई विवाह संस्कार में भी जाता है, पूजा पाठ में शामिल होता है, दुर्गा पूजा में, दुर्गा उत्सव में जाता है, गणेश पूजा में जाता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, बर्थडे पार्टी जाता है। ये संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, वहां पर जाकर भी अपने बिहेवियर को सीखता है, मुझे कब मुस्कुराना है, कब बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, वहां पर भी सीखता है। तो जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं वहां पर भी जो है उसको सीखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है देख रहे हैं कि हम सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों को हमने समझा है। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों। देखो, अगर सामाजिकरण नहीं होगा तो बहुत दिक्कत जाएगी, समाज में अव्यवस्था फैलेगी, समाज में अनियमितता फैलेगी, नियम बद्धता नहीं रहेगी, कोई कानून नहीं रहेगा। इसलिए सामाजिकरण बहुत आवश्यक चीज है। और समाज की जो आवश्यकताएं हैं, दूसरे की आवश्यकता है, वो भी पूरी नहीं होगी। और अगर वो सामने वाला बंदा व्यक्ति अगर सामाजिकरण नहीं है तो उससे मेरी भी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ सामाजिकरण बहुत जरूरी है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। हम ये कह सकते हैं असामाजिकरण ही तो है। अगर अफगानिस्तान को हम एक देश हर कुछ समय के ना मान ले तो तालिबान क्या है, एक असामाजिक संस्था ही तो है जहां पर कोई नियम कानून नहीं है। वहां धर्म के नाम पर भी किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं है। जो मुल्ला मौलवी बोल दे, जो ग्राउंड लेवल में जो तालिबानी बोल दे वही कानून है। तो वो असामाजिकता जो माहौल वहां पाल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के युवा पूरी तरह से भटक जा रहे हैं, वहां के लोग पलायन कर जा रहे हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में शुरू से सामाजिकरण बेहतरीन ढंग से होता तो भारत की तरह से एक विकसित देश बनता। क्योंकि आज अफगानिस्तान में जितनी संसाधन है, जितने ज्यादा वहां पर संरचना है, भारत के समान ही विकसित देश बनता। लेकिन चूंकि वहां सामाजिकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाया, कई कारण है, उसको किसी और बिंदु पर बात करेंगे, इसी कारण वहां सामाजिकरण नहीं हो पाया। इसलिए लास्ट में हम कहेंगे कि सामाजिकरण की आवश्यकता हमारे समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं। अगले लेक्चर में फिर आपके पास दोबारा क्वेश्चन होगा। नमस्कार।